नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 16 जुलाई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको एक तरफ संविधान संशोधन अधिनियम की चर्चा की गई है और दूसरे तरफ उससे जुड़े हुए प्रावधान की चर्चा की गई है और हमें बताना है कि उपयुक्त युग्म में कौन सा सुमेलित है। तो आइए एक एक करके चारों कथनों को देख लेते हैं। यहां पर जो पहला कथन है उसमें चर्चा की गई है संविधान के पहले संशोधन अधिनियम की, जिसके सामने में लिखा हुआ है 9वीं अनुसूची। तो ये बात पूरी तरीके से सुमेलित है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जो पहला संविधान संशोधन किया गया था हमारे संविधान में, उसके तहत 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो सुमेलित है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। यहां पर जो दूसरा कथन है वो है 25th संशोधन अधिनियम, जिसके सामने लिखा हुआ है राज भत्ता की समाप्ति। तो अगर हम देखें तो ये जो राज भत्ता की समाप्ति की गई थी उसे 25वें संशोधन के द्वारा नहीं बल्कि 26वें संशोधन के द्वारा किया गया था। यानी कि यहाँ पर जो संशोधन दिया गया है और जो प्रावधान दिया गया है वो पूरी तरीके से सुमेलित नहीं है और इसीलिए आपका जो दूसरा कथन सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि राज भत्ता की समाप्ति 26वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। यहां पर तीसरा कथन है जहां पर लिखा हुआ है 42 संविधान संशोधन। तो यहां पर उसके सामने लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे संविधान में 42 अमेंडमेंट हुआ था उसी के तहत फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो सही तरीके से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। और चौथे कथन में दिया हुआ है 62 संविधान अधिनियम और उसके सामने लिखा हुआ है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो ये भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रावधान दिया गया है जिसमें कहा गया है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष की गई है, ये जो है काम 61st अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था, 62 अमेंडमेंट के द्वारा नहीं। 62 अमेंडमेंट के द्वारा जो हमारे लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और इसके साथ साथ एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण दिया जाता था उसे नेक्स्ट 10 ईयर के लिए बढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर जो अधिनियम दिया हुआ है यानी कि 62वां संविधान संशोधन अधिनियम, वो इसके प्रावधान से मिलता नहीं है और इसी के कारण आपका चौथा कथन भी सुमेलित नहीं है। यानी कि पहला और तीसरा कथन सुमेलित है और इसके आधार पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और तीसरा कथन सुमेलित है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रीपेड भुगतान उपकरणों यानी कि पीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन 2 कथनों में से कौन कौन सा कथन सही है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहां पर पहला कथन है कि पीपीआई शेष पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो यहां पर चर्चा हो रही है पीपीआई यानी कि प्रीपेड भुगतान उपकरणों की। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये पीपीआई यानी कि प्रीपेड भुगतान उपकरण क्या होते हैं। ये जो पीपीआई होते हैं वे एक प्री लोडेड मूल्य के साथ आते हैं और इनका उपयोग हम सामान और सेवाओं की खरीद के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ अंतर व्यक्तिगत लेन देन की सुविधा भी यहाँ पर दी जाती है। जैसे कि आपको अगर किसी मित्र और परिवार को अगर पैसे भेजना है तो आप इन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझना ज़्यादा आसान होगा। आपने सुना होगा कि आजकल बहुत सारी कंपनियों के द्वारा ई वॉलेट दिया जाता है, जैसे मोबीक्विक है, ऑक्सीजन है और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि ई वॉलेट की सुविधा आपको प्रदान करती हैं। तो ई वॉलेट में आप क्या करते हैं, पहले से ही पैसे रख देते हैं और उसका उपयोग सामान और सेवाओं की खरीद में करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो ई वॉलेट हैं उसके द्वारा आप किसी को पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब भी हम पीपीआई की बात करेंगे, प्रीपेड भुगतान साधन की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपके दिमाग में आना चाहिए ई वॉलेट जैसा कोई एक साधन, एक उपकरण जिसका उपयोग हम किसी सामान या सेवा की खरीद में करते हैं या फिर पैसे को ट्रांसफर करने में करते हैं। आप सभी को पता होगा कि अगर किसी ई वॉलेट में आपने अगर 1000 रुपये रखे हैं
और अगर आप उसका उपयोग बहुत दिनों तक नहीं करते हैं तो उस कंपनी के द्वारा आपको कोई भी इस रुपए पर ब्याज नहीं दिया जाता। जबकि जो हमारा कथन कह रहा है कि पीपीआई शेष पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। और आप सभी जानते होंगे, बहुत लोग यहाँ पर ई वॉलेट यूज करते होंगे। अगर आपने किसी ई वॉलेट में पैसा रखा है, आप ओला का यूज करते हैं, उबर का यूज करते हैं, वहां पर भी ई वॉलेट होते हैं। तो अगर वहां पर आपने 500 रुपये, 1000 रुपये रखे हैं, तो क्या ओला और उबर आपको इस पर ब्याज देता है? नहीं देता है। तो इस कथन में यह कहा जा रहा है कि पीपीआई शेष पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, जो कि गलत है, और इसके आधार पर आपका पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन कहता है कि सेमी क्लोज्ड पीपीआई नगद निकासी की अनुमति देते हैं। अगर हम पीपीआई के प्रकार की बात करें तो इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका क्लोज सिस्टम पीपीआई, दूसरा होता है सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई, और तीसरा होता है ओपन सिस्टम पीपीआई। एग्जाम्पल से समझ लेंगे इन तीनों को, और इसके आधार पर हम अपने कथन को भी देख लेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं क्लोज सिस्टम पीपीआई की, इसका एक बहुत ही सुटेबल एग्जाम्पल है कि बहुत सारे जो ब्रांड होते हैं, कपड़ों के ब्रांड होते हैं, या फिर अगर आप बिग बाजार में जाते हैं तो उनके द्वारा आपको एक कार्ड दिया जाता है, जिसका उपयोग आप बिग बाजार में ही कर सकते हैं, या फिर जिस ब्रांड के द्वारा आपको कोई कार्ड दिया गया है उसी ब्रांड के दुकान में जाकर के आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसे हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम पीपीआई। मतलब कि आपके पास एक ऐसा पीपीआई कार्ड है जिसका उपयोग आप एक निश्चित स्थान पर कर सकते हैं, एक निश्चित ब्रांड के लिए कर सकते हैं। उन्हें ही हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम पीपीआई। और ये जो क्लोज सिस्टम पीपीआई है, इनका उपयोग हम एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि हस्तांतरित करने के लिए नहीं कर सकते। उसी की तरह यहां पर एक सेमी क्लोज्ड पीपीआई होता है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास ई वॉलेट होते हैं, ये इसका एक सामान्य उदाहरण है। मान लीजिए आपके पास मोबीक्विक का ई वॉलेट है। इनका उपयोग आप किसी भी सामान को खरीदने में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। किसी भी दुकान में आप जाइए, वहां पर आप इन ई वॉलेट के थ्रू खरीदारी कर सकते हैं। और यहां पर यह भी कहा जाता है कि अगर आपके पास सेमी क्लोज्ड पीपीआई है तो इसके साथ आप किसी को भी धन हस्तांतरण भी कर सकते हैं। यानी कि एक खाते से दूसरे खाते में अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो आप इन सेमी क्लोज्ड पीपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी की तरह जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है ओपन सिस्टम पीपीआई, जिसे कि बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है, और इसके थ्रू आप खरीदारी भी कर सकते हैं, नगद निकासी भी कर सकते हैं। यानी कि इसका उपयोग सभी प्रकार के खर्चों और एटीएम से नगद निकासी के लिए किया जा सकता है। तो बैंकों के द्वारा भी आपको ओपन सिस्टम पीपीआई कार्ड दिया जाता है। इसके आधार पर अगर हम अपने कथन को देखें तो यहां पर कहा जा रहा है कि सेमी क्लोज्ड पीपीआई नगद निकासी की अनुमति देते हैं। जबकि हमने देखा कि जो सेमी क्लोज्ड पीपीआई है, यानी कि आपके जो ई वॉलेट हैं, उसका उपयोग आप खरीदारी के लिए कर सकते हैं, एक दूसरे को ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन कार्ड के द्वारा आप नगद निकासी कर लें, किसी एटीएम से जाकर के पैसे निकाल लें, ये आप यहां पर नहीं कर सकते हैं। ऐसी जो सुविधा है वो ओपन पीपीआई पे दी जाती है। तो यहां पर दूसरा कथन भी गलत है, और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई भी कथन सही नहीं है। इसको लेकर के एक न्यूज भी आया है, और जिसका शीर्षक है फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ए पॉलिसी प्रायोरिटी, और ये किसने कहा है? शक्तिकांत दास ने। और यहीं पर पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की चर्चा हुई है, और इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को बनाया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। और यहां पर चर्चा हो रही है स्थगन प्रस्ताव की, यानी कि एडजर्नमेंट मोशन की। यहां पर जो पहला कथन है वो कह रहा है कि राज्यसभा को इस उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें स्थगन प्रस्ताव की, तो यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो पहला कथन हमारा सही हो जाता है। यहां पर दूसरा कथन है कि उस मामले पर चर्चा नहीं करनी चाहिए जिस पर उसी सत्र में पहले ही चर्चा हो चुकी हो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्थगन प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले पर
सदन का ध्यान आकृष्ट करना और इसीलिए सदस्यों के द्वारा सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। यानी कि ये जो सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है वो सदन के कामकाज में नहीं होगा, तभी तो जाकर के सदस्यों के द्वारा पूरे सदन का ध्यान इसके ऊपर आकृष्ट करने के लिए इस मुद्दे को सदन में उठाया गया है। यानी कि वो जो विषय है वो संसद के कार्यसूची में नहीं रहा होगा, तभी जाकर के सदस्यों ने ये प्रस्ताव लाया है। और इसके आधार पर देखें तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो कह रहा है कि यहाँ पर उस मामले पर चर्चा नहीं करनी चाहिए जिस पर उसी सत्र में पहले ही चर्चा हो चुकी हो। तो अगर उस सत्र में पहले ही चर्चा हो चुकी है तो उस विषय को दोबारा से लाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम स्थगन प्रस्ताव तभी लाते हैं जब सदन की कार्रवाई की सूची में वो विषय नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा कथन सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 10वें हिस्से की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्थगन प्रस्ताव में हम सार्वजनिक महत्व के मामले की चर्चा कराते हैं और इसलिए कहा जाता है कि अगर 50 सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं तभी जाकर के जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो स्थगन प्रस्ताव को मंजूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, जबकि जो हमारा तीसरा कथन है उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वें हिस्से की आवश्यकता होती है, जो कि गलत है। यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है। एडजर्नमेंट मोशन को लेकर के एक न्यूज भी आया है आज के समाचार में। अकालिज टू मूव एडजर्नमेंट मोशन इन लोकसभा ऑन फार्म लॉ। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रहा फिट फॉर 55 क्या है। और यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। तो यहां पर चर्चा हो रही है फिट फॉर 55 की। आज के द इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज आया एक्सप्लेन सीरीज में, जिसका शीर्षक है हाउ यूरोप एम्बिशियस न्यू क्लाइमेट एजेंडा विल अफेक्ट बिजनेसेस। और यहां पर चर्चा की गई है फिट फॉर 55 प्लान की। और यहां पर कहा गया है कि यूरोपियन कमीशन के द्वारा उनके 27 मेंबर को यह कहा गया है कि 2030 तक इन देशों के द्वारा जो भी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किया जाता है उसमें लगभग 55% की कमी उन्हें करना है और समय सीमा रखी गई है 2030। और इसी 55 को लेकर के यहाँ पर जो प्लान है उसका नाम रखा गया है फिट फॉर 55। तो इसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कहा जा रहा है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए यूरोपीय आयोग का प्रस्ताव। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। और यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, तटीय क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्से में तापमान की वार्षिक सीमा अधिक होता है, इसके क्या कारण है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें बताना है कि निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पहला है भूमि और जल के बीच में तापीय अंतर। ये बात तो बिल्कुल सही है कि भूमि और जल के बीच में जो तापीय अंतर होता है उसी के कारण महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्से में तापमान की वार्षिक सीमा तटीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। यहां पर जो दूसरा, तीसरा और चौथा कथन है वो इस कारण को समझाने में असमर्थ हैं, यानी कि जो दूसरा, तीसरा और चौथा कथन है वो गलत होगा। और इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं ड्राफ्ट ड्रोन नियम 2021। इसको लेकर के एक न्यूज भी आया है द हिंदू में, जिसका शीर्षक है सिंपलर ड्रोन रूल इन द ऑफिंग। तो अगर हम इस नियम की बात करें तो नगर विमानन मंत्रालय ने जनता के सुझाव जानने के लिए ड्रोन नियम 2021 का संशोधित मसौदा जारी किया है, जो जल्द ही यूएएस यानी कि मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 की जगह लेगा, जो 12 मार्च 2021 को जारी किया गया था। और यहां पर इस मसौदे को जनता के सुझाव के लिए खोला गया है। और आपको ध्यान में रखना है कि लोगों के सुझाव प्राप्त करने की अंतिम तिथि यहां पर है
5 अगस्त 2021। तो 5 अगस्त 2021 तक जनता ड्रोन नियम 2021 के ऊपर अपने सुझाव दे सकती है। अगर हम इन नियमों की बात करें तो ये जो मसौदा तैयार किया गया है उसके अनुसार बिना विशिष्ट पहचान संख्या के ड्रोन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक इसकी छूट आपको अथॉरिटी नहीं दे देता। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपको कोई भी ड्रोन ऑपरेट करना है तो उसके लिए आपको एक विशिष्ट पहचान संख्या लेनी होगी और ये जो विशिष्ट पहचान संख्या है वो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर जाकर के पूरा डिटेल डालने के बाद अपने आप जनरेट हो जाएगा। अगर हम डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नगर विमानन मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है और इसका उद्देश्य है हमारे देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी को समर्थन करना। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं। इन टॉपिक से जुड़े हुए समाचारों को भी आप देख लेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।